हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुएन पे। और जैसा कि हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और इन सभी लेक्चर्स में जो डिस्कस किया है वो बेसिकली डिस्कस किया पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पहले उन दोनों पार्ट को देखिए, फिर इस थर्ड पार्ट के साथ आगे कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस थर्ड पार्ट से। चलिए, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। कह रहा है जी, हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है आपको। कह रहा है अगर मान लीजिए किसी केस में पोलिनेटिंग एजेंट्स अब्सेंट हो जाते हैं, बट फिर भी वहां पे सीड फॉर्मेशन जो होती है वो एश्योर होती है, यानी सीड फॉर्मेशन वहां होगी ही होगी। ऐसी कंडीशन किस प्लांट में मिलेगी आपको? तो यहाँ आपके पास 4 एग्जाम्पल है। एक है कोमेलिना, एक सेल्विया, एक जूस टेरा और एक फिग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी केस में आपको सीड मिल रहे हैं विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं बेसिकली। एक जो होते हैं जिसे हम कहते हैं, बेसिकली 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमस, एक होता है चेस्मोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि उनके अंदर एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो कंप्लीटली क्लोज्ड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, वो बाहर एक्सपोज नहीं होते। तो वहां पे आपको पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पे जो पोलिनेशन होता है दैट इज ऑटोगैमी। तो इस केस में इसने बोला है कि विदाउट पोलिनेशन, विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट्स, यानी अगर पोलिनेटिंग एजेंट्स अब्सेंट होते हैं तो भी आपके पास सीड फॉर्मेशन आपको दिख रही है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फ्लावर होना चाहिए वो क्लिस्टोगैमस होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इन चारों ही फ्लावर्स में से क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन सा है? तो हमारे पास जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स जरूर याद रखें आप, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के एग्जाम्पल होते हैं। एक है हमारे पास वियोला, दूसरा ऑक्सैलिस और तीसरा है कोमेलिना। ये 3 ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी खास बात क्या है कि ये क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस तीनों ही टाइप्स के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इन तीनों ही केसेस में आपके पास जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिए इन तीनों में से कौन सा एग्जांपल आपके पास दे रखा है। तो ये एग्जांपल दे रखा है कोमेलिना, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? बेसिकली कोमेलिना हो गया, जो क्या शो करता है क्लिस्टोगैमस और साथ ही साथ चेस्मोगैमस टाइप के फ्लावर, और यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जर्म पोर है इसका फंक्शन क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें समझना होगा कि जो जर्म पोर है ये जर्म पोर क्या होते हैं। तो एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उस पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती है। एक आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्साइन, दूसरी इनर लेयर जिसे हम कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होती है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट सपोज ये पोलन ग्रेन है, ये उसकी इनर लेयर है, और इसके जस्ट ऊपर है आउटर लेयर जो होती है एक्साइन। तो ये होती है एक्साइन। अब और ये है इनर लेयर जिसे हम कहते हैं इंटाइन। कहता है वो पॉइंट जहां पे एक्साइन अब्सेंट होता है, वो पॉइंट जहां पे एक्साइन या तो अब्सेंट होता है, बहुत थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है एक्साइन की, उस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये इस जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है। तो ये जर्म पोर ही है जो बेसिकली क्या करता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, जो हमने पढ़ा था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद होती है। ठीक है, तो इस जर्म पोर का मेन काम क्या होता है? इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, तो चलिए यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो ऐसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स। देखिए जी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कह रहा है जी ऐसे प्लांट्स जिनके ओवरीज में या तो मेनली सिंगल ओव्यूल होगा या कुछ और एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में
जिनके प्लांट्स में या तो एक ओव्यूल हो या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो, इनमें जनरली पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे फ्लावर्स जिनकी ओवरीज में सिंगल ओव्यूल होता है, ये जनरली विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं। इनमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। यानी यहाँ पे जो पोलिनेटिंग एजेंट है या जो पोलिनेटर्स होते हैं वो होता है विंड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहा जो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि फिलीफॉर्म अपैरेटस कौन सी सेल के साथ बनता है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता है सिनर्जिड सेल के साथ। तो इसका मतलब जहां भी आपको सिनर्जिड सेल मिलेगी उसके साथ आपको क्या मिलेगा? फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो इट मींस जो सिनर्जिड सेल है उसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, उसी का क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगैमस? अब आपसे पूछा इनमें से कौन सा पोलिनेशन जो है वो ऑटोगैमी है? ऑटोगैमस में क्या होता है जी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर्स, उसे हम कहते हैं ऑटोगैमस। अब देखो जी, जिटनोगैमी में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ऑफ सेम प्लांट। प्लाज्मोगैमस में क्या होता है जी? इसमें जिटनोगैमी भी हो सकती है और साथ ही साथ जेनोगैमी भी हो सकती है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनकी खास बात क्या है? इसमें बेसिकली क्या होगा? ऑटोगैमी ही होगी। ये ऑटोगैमस टाइप का ही फ्लावर है, इसमें केवल क्या होगी? ऑटोगैमी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एंथर और जो स्टिग्मा होता है पूरी तरीके से इनक्लोज होते हैं, इसलिए यहाँ पे ना ही जेनोगैमी पॉसिबल है ना जिटनोगैमी। यहाँ पे केवल जो पॉसिबल है दैट इज ऑटोगैमी। इसलिए हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो इनवेरिएबली कैसे होते हैं? ऑटोगैमस होते हैं। यानी वहां पे आप कहते हो कि कोई भी आपको कोई और कंडीशन पॉसिबल दिखती ही नहीं वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, कह रहा विंड पोलिनेशन यानी जो विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है वो जनरली इन चारों में से किस में देखने को मिलता है? तो विंड पोलिनेशन जो जनरली कॉमन होता है वो दो टाइप के कंडीशंस में, दो टाइप के प्लांट में होता है। एक होता है बेसिकली ग्रासेस के अंदर, दूसरा होता है कॉनिफर्स। ये दो कंडीशन है जिसके अंदर मेनली आपको क्या मिलेगा? विंड पोलिनेशन मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विंड पोलिनेशन इज मेनली कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है जी, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इनको आप जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, कह रहा है एंजियोस्पर्म्स के केस में यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके केसेस में जो मेगास्पोर होता है वो किसमें डेवलप होता है? तो हमने पढ़ा है जी, मेगास्पोर से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। मेगास्पोर से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रियो सैक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो इस केस में एम्ब्रियो सैक कहाँ है हमारे पास? ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप यूं देखते ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी यहाँ पे प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखिए क्वेश्चंस बिल्कुल वही आते हैं, कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स का हेरफेर होता है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इन्होंने कि अब आपके पास क्या है, अब आप पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एंथर से कहां पे? स्टिग्मा पे। लेकिन कंडीशन क्या है? फ्लावर कैसा है? सेम फ्लावर। ठीक है, तो इस केस में अगर सेम फ्लावर इन्वॉल्व होता है, सॉरी सेम प्लांट इन्वॉल्व होता है तो उसे हम कहते हैं जिटनोगैमी। ठीक है, जिटनोगैमी में क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, बट प्लांट क्या रहता है? सेम। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड पोलिनेटेड आर फ्लावर्स आर, कह रहा है ऐसे पोलिनेशन, ऐसा पोलिनेशन या ऐसे फ्लावर जिसमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। तो ऐसे फ्लावर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पूछ रखा है। तो हमने पढ़ा है जो विंड पोलिनेशन होता है इसकी खास बात क्या होती है कि विंड पोलिनेशन के केस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं लाइट, नॉन स्टिकी, ड्राई, नॉन स्टिकी मतलब ड्राई हो गया बेसिकली, और जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं कलरलेस, कलरलेस फ्लावर। तो आपसे यही पूछा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है स्मॉल होते हैं फ्लावर्स,
कलर्ड होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन। गलत बात है जी, फ्लावर्स जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलर्ड तो होता ही नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है जी फ्लावर्स स्मॉल होंगे, बिल्कुल सही। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन गेंस, बिल्कुल सही बात, जिसको पोलन गेंस रिलीज होगा और ड्राई होगा और लार्ज नंबर में होगा, तो ऑप्शन यही सही है। अगला देखते हैं जी क्या है, लार्ज प्रोड्यूसिंग अबेंडेंट नेक्टर एंड पोलन। नेक्टर तो प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इनका नेक्टर का कोई काम ही नहीं होता। अगला ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन गेंस। देखो जी नेक्टर की जरूरत ही नहीं है, नेक्टर तो आप तब लेके आएंगे जब कहानी एंटोमोफिलस फ्लावर की होगी, जब ये कंडीशन होगी तब आपको चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, तो इसलिए ये होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए ये आपके पास 4 डायग्राम दे रखे हैं। इस 4 डायग्राम के अंदर देखो इसमें कुछ, एक तो इसके ऑप्शंस थोड़े से अजीब हैं, इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, स्प्रेंजियो 4, तो इसको करेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आपसे बोला है यहाँ पे 4 अलग अलग कंडीशन दे रखी है और आपसे बोला इन चारों में से ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसे कौन से पेयर हैं जिनके अंदर कंडीशन कैसी है, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो अब आपको देखना है इनमें से ऐसा कौन सा पेयर जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। देखो जी न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की प्लॉइडी होती है 2n और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो होते हैं n, तो ये तो 2n है, किसने बोला हमें हैप्लॉइड चाहिए, तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो जी एग न्यूक्लियस तो n है, बट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो तो 2n होता है क्योंकि वहां 2 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। अगला है मेगा स्पोर मदर सेल, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, और एक है एंटीपोडल सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ये भी 2n होता है क्योंकि ये जो है डिवाइड करता है, म्योसिस होती है इसमें, फिर बनता है आपके पास एम्ब्रियो सेल, तो ये तो गलत है। और एंटीपोडल सेल n होता है, बट ये तो 2n की कंडीशन है और हमें केवल क्या चाहिए, n चाहिए। अगला ऑप्शन क्या है, एग सेल, एग सेल में n होता है और एंटीपोडल सेल भी क्या होता है n, यानी ये कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, वो होगा बेसिकली डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपैरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल। कह रहा है जब ओव्यूल की जो एंट्री होती है, जहां से ओव्यूल में चीज एंटर करती है, वहां पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, इसका फंक्शन क्या, आपसे ये पूछा गया है कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये माइक्रोपाइल एंड पे जहां से एंट्री हो रही है वहां पे इसका काम क्या होता है। तो एंट्री होती किसकी है, पोलन ट्यूब की होती है, तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कि पोलन ट्यूब कहां से एंटर करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, सीधा सी ऑप्शन पे आ जाइए, क्या कह रखा है, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड सेल, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन क्या है, इट ब्रिंग्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग सेल, गलत है। ये सिनर्जिड से एग सेल में ले जाता है, बेसिकली क्या करता है, ये सिनर्जिड में एंट्री को गाइड करता है, किस सिनर्जिड से जो है पोलन ट्यूब आगे पास होगी, तो इसका ऑप्शन जाएगा जी सी ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, कह रहा है अगर फ्लावर्स के अंदर कंडीशन कैसे, यूनिसेक्सुअल, यानी केवल क्या है, केवल या तो उनके पास मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट, दोनों में से कोई एक पार्ट की कंडीशन है, तो उस केस में अगर यूनिसेक्सुअलिटी होगा तो जाहिर सी बात है ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉरी ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब यहां कह रहे हैं, देखो जी जो सी ऑप्शन है, चलो पहले तो इसे देखते हैं एक बार। हाँ, पहले ऑप्शन क्या रखा है, अगर यूनिसेक्सुअलिटी है तो ये क्या प्रिवेंट करेगा, पहला है जिटनोगैमी बट नॉट ज़ैनोगैमी। कह रहे हैं जिटनोगैमी को प्रिवेंट कर देगा बट ज़ैनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करे। देखो ये जिटनोगैमी भी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रिवेंट ना हो, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर एक फ्लावर है, अगर एक प्लांट है उसके पास अगर दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट हुए, तो अगर उसके पास दोनों ही फ्लावर प्रेजेंट हुए तो उस केस में जिटनोगैमी पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है जी। चलो तो अगला ये ऑप्शन नहीं होगा, अगला क्या है, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर रहा है और जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा कह रहे ये ऑटोगामी को प्रिवेंट करता है और जिटनोगामी को। देखो जी ऑटोगामी तो समझ में आती है बात कि ऑटोगामी कैसे प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑटोगामी कंडीशन क्या है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल कंडीशन होना चाहिए, दोनों पार्ट प्रेजेंट होने चाहिए, बट जिटनोगामी की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
इसलिए अब आइए सी ऑप्शन में, कह रहा है ऑटोगामी को पॉसिबल है कि ये प्रिवेंट कर दे बट नॉट जिटनोगामी। ये ऑप्शन हो सकता है कि इस केस में क्या हो, ऑटोगामी प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि ऑटोगामी कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में होने चाहिए, तो ऑटोगामी तो पॉसिबल है, बट जिटनोगामी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑटोगामी को तो प्रिवेंट कर देगा बट जिटनोगामी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। देखो जी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए नीट में आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मार्क कर सकते हो जी, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बोला इन चारों में से किस पे एंजाइम का काम नहीं है या एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता। तो हमें पता है, हम आंख बंद करके सीधा ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि पोलन का जो एक्साइन है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ना उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट, ना उस पर एसिड का इफेक्ट, ना उस पर बेस का इफेक्ट, और ना ही उस पर कोई एंजाइम अपना काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। कह रहा है जो मेल गैमेट बनते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर वो किसकी डिवीजन से बनते हैं। तो मेल गैमेट बेसिकली बनते कहां पर, तो ये याद रखें। कहता है जो मेल गैमेट बनते हैं वो बनते हैं पोलर ग्रेन के अंदर। पोलर ग्रेन के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक जो सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल, एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो दो टाइप की सेल होती है हमारे पास, एक होती है जनरेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल। अब क्वेश्चन क्या है, जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और मेल गैमेट बनाती है। तो यहां हमारे पास जो जनरेटिव सेल है इसमें होती है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद जो मेल गैमेट बनते हैं वो बनते हैं जी दो मेल गैमेट बनते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि मेल गैमेट जो एंजियोस्पर्म में वो किसके डिवीजन से बनते हैं, तो वो बनते हैं जनरेटिव सेल के डिवीजन से। अगर ये पूछता है कितने बनेंगे तो दो बनेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल। देखो जी कैलोज वॉल की बात कर रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो कैलोज वॉल से सराउंडेड होता है। तो कैलोज वॉल मिलती कहाँ है, पहली बात तो ये कैलोज वॉल बनती है जब आपके पास पोलर मदर सेल डिवाइड करती है, मियोसिस कंप्लीट होती है, और आप कहते हो जी वहां पे पोलर गेन के जो टेट्राड फॉर्म होते हैं। तो पोलर गेन के जो टेट्राड फॉर्म होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कैलोज वॉल से। तो जो पोलर गेन के जो टेट्राड बनते हैं ये जो है इसे कौन कवर करता है, इसे कवर करता है कैलोज वॉल। और इस कैलोज वॉल को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम बनता है दैट इज कॉल्ड कैलेज। ठीक है, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम बनाता कौन है, ये कैलेज एंजाइम जो बनाता है ये बनाता है आपके पास टेप्टम। तो बेसिकली टेप्टम का काम क्या है, कैलेज एंजाइम बनाता है जो क्या करता है, इस कैलोज वॉल को रप्चर करता है और जो पोलर गेन के जो टेट्राइड है उसे रिमूव करता है। उस चारों जो पोलर गेन है वो क्या होते हैं वहां से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो कैलोज वॉल है ये क्या करती है, पोलर गेन को कवर करते हुए उसे इंटैक्ट रखती है, उसे ब्रेक करने का काम होता है कैलेज एंजाइम का, जो बनाता कौन है, टेप्टम। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ सैक इन द डाइकोट प्लांट इज न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो। कह रहा है जी नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियस की जो अरेंजमेंट होती है डाइकोट प्लांट के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसी होती है अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट बतानी है। तो हमने पढ़ा है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है, तीन तो ऊपर होते हैं, दो नीचे, एक यहाँ पे, यानी तीन नीचे तीन ऊपर और दो सेंटर में। तो इसके आप अरेंजमेंट को देख चेक करें तो तीन न्यूक्लियस आपको ऊपर मिलेंगे, दो न्यूक्लियस सेंटर में, तीन न्यूक्लियस नीचे। तो 3+2+3 अरेंजमेंट। तो ऑप्शन जाए जी सीधा आपका ऑप्शन ए, 3+2+3 अरेंजमेंट। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो न्यूक्लियस की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, तो दैट इज 3+2+3 अरेंजमेंट। तो याद रखेंगे ये अरेंजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल। कह रहा है इन चारों में से, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम horseshoe shaped and the funicle and micropyle are close to each other। कह रहे जी यहाँ आपके पास चार डिफरेंट टाइप्स के
ओव्यूल के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। कह रहे हैं इन चारों डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है उनमें से ऐसा कौन सा एम्ब्रियो सैक है, सॉरी ओव्यूल कह रहा हूं मैं, या कौन सा जो ओव्यूल है उसका जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा गया कि हॉर्स शू शेप्ड इन चारों में से कौन सा होगा, तो ये होता है आपके पास एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, इसकी खास बात क्या है, इस केस में जो ओव्यूल है और जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो ओव्यूल और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कर्व शेप हो जाता है, कर्व शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस केस में जो कर्व शेप का बनता है स्ट्रक्चर, ऐसा ये इस शेप का बन जाता है आपके पास। ये आपका जो है ये है आपके पास ओव्यूल और ये होता है एम्ब्रियो सैक। तो इस केस में ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, होर्सशू शेप का, ये कर्व शेप में बन जाते हैं और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम बेसिकली एम्फीट्रोपस। ये क्या होता है हमारे पास, एम्फीट्रोपस, जिस केस में एम्ब्रियो सैक और साथ ही साथ ओव्यूल ये कैसे हो जाते हैं, कर्व शेप हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन एन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड so that the nucleus and embryo sac lie at a right angle to the funicle। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस के केस में, हेमिट्रोपस के केस में क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो हेमिट्रोपस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस शेप का बन जाता है। ये जो शेप होता है ये होता है हेमिट्रोपस ओव्यूल का। हेमिट्रोपस ओव्यूल के केस में आपके पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूसिलस होता है और जो एम्ब्रियो सैक होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होते हैं एक दूसरे के, किसके, फनिकल के। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेमिट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास था हेमिट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। चलो चलिए अब देखते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, एंथेसिस इज अ फिनोमिना व्हिच रेफर्स टू। क्या जी, एंथेसिस क्या है, एक फिनोमिना है जिसका क्या मतलब, देखो जी एंथेसिस का मतलब होता है बेसिकली ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। जो फ्लावर बर्ड होता है वो जो ओपन होता है उसकी ओपनिंग को ही हम क्या कहते हैं, उसकी ओपनिंग को ही कहते हैं हम एंथेसिस। कि फ्लावर बर्ड जब ओपन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम एंथेसिस। तो इस केस में आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। अब इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है जी, क्या कि जो फ्लावर बर्ड होते हैं उनके अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फ्लावर्स अरेंज हो जाए किसी एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, तो फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है इनकी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इनकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इनकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं जी इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर्किस्पोरियम गिव राइज टू। अब देखो जी आर्किस्पोरियम क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। कहता है आर्किस्पोरियम प्रेजेंट कहाँ होता है, पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है आर्किस्पोरियम जो है ये एक टाइप की सेल होती है जो कहाँ मिलती है आपको, एंथर के अंदर। अब एंथर के अंदर इस आर्किस्पोरियम का काम क्या है, तो जो आर्किस्पोरियम होती है, आर्किस्पोरियम सेल डिवाइड करती है और ये दो डिफरेंट टाइप की थिंग्स फॉर्म करती है, दो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर बनाती है। एक होता है ये क्या बनाती है, एक ये बनाती है बेसिकली आपके पास वॉल ऑफ एंथर और साथ ही साथ ये बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है। एक बनाती है वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर में आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। ये चारों ही किसके अंदर आते हैं, इस वॉल ऑफ एंथर के अंदर आते हैं। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है टेप्टम के अंदर, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है बेसिकली डिवाइड करना। जिसकी आप सेल्स को अगर आप बात करें, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं
उसे हम कहते हैं पोलन मदर सेल, जो डिवाइड करके आगे फर्दर पोलन गेन्स फॉर्म करती है। तो ये आर्किस्पोरियम की ही सेल्स होती हैं जो डिवीजन करती हैं और वॉल ऑफ एंथर को बनाती है, जिसमें 4 टाइप की वॉल होती है, 4 टाइप की लेयर होती है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही आगे इनकी जो सेल्स होती है उससे क्या बनता है, पोलन गेन बनते हैं। तो ये सारे फंक्शन किसके होते हैं, आर्किस्पोरियम के। तो इसलिए अगर इसकी बात करें तो एक तो ये वॉल बना रही है और साथ ही साथ स्पोरोजिनस सेल्स भी बनाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी बी ऑप्शन, जिसमें वॉल फॉर्मेशन और स्पोरोजिनस सेल्स की फॉर्मेशन भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे ये रहा जी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspores of a tetrad are covered by a layer which is formed by। देखो जी दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये रहा आपके पास, कैलोज वॉल का क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन। देखो जी यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन है कि कैलोज वॉल जो है वो किसे कवर करती है। तो यहाँ पे पोलर गेन था, बस यहाँ क्वेश्चन उल्टा कर दिया हमने, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास इसको हमने चेंज कर दिया बस थोड़ा सा। देखो जी यहाँ क्या कह रखा है कि एक लेयर जो बेसिकली एंजियोस्पर्म में 4 माइक्रोस्पोर को कवर करते हैं। माइक्रोस्पोर होते हैं क्या है, बेसिकली पोलर गेन्स। तो जो 4 पोलर गेन्स को जो वॉल कवर करती है उस वॉल का नाम क्या है, तो वॉल हो जाएगी कैलोज वॉल। देखो क्वेश्चन सेम ही पूछा गया, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका हमेशा चेंज कर दिया गया। तो याद रखिए क्वेश्चन जो है रिपीट ही होंगे, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें चेंज हो सकती है इन क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल की डायरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने पढ़ा था जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उस केस में वो होता है अपोजिट, वो उल्टा बना होता है, जिसके अंदर जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो नीचे होता है और फिर पोलन ट्यूब नीचे से ऐसे एंटर कर रही होती है। तो इस केस में जो आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइल होता है नीचे की तरफ, जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, इसमें जो पोजीशन होती है माइक्रोपाइल की होती है डाउनवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इन ग्रासेस व्हाट हैपेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन। कहता है जो मैच्योर पोलन ग्रेन बनते हैं उनके अंदर जो डिवीजन होती है वो डिवीजन किस टाइप की होती है। तो याद रखेंगे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहां पे होती है मियोसिस, वहां पे क्या होती है मियोसिस, और मियोसिस भी सिंगल एक बार होती है पूरी मियोसिस। तो यानी 1 मियोटिक डिवीजन्स होती हैं जब आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जिसे हम पोलर मदर सेल भी कहते हैं। तो वहां से जो पोलर गेन बनते हैं उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस होती है और एक ही बार होती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं 1 मियोटिक डिवीजन्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन। एनिमोफिली सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एनिमोफिली क्या होता है। तो ऐसे फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनमें आता है आपके पास एनिमोफिली। ठीक है, अब एनिमोफिली के केस में अगर आप एग्जांपल देखें तो सल्विया नहीं है, वेलिस्नेरिया वाटर के थ्रू होता है। ठीक है जी, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है आपके पास बेसिकली कोकोनट। ठीक है जी, कोकोनट क्या होता है, एनिमोफिलस फ्लावर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। देखो जी ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि जो भी एम्ब्रियो सैक है उसकी हमने 3 टाइप की डेवलपमेंट पढ़ी थी, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक के केस में क्या था, एक मेगास्पोर से बनता है, एक मेगास्पोर मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से, एक एमएमसी से अगर हम बात करें, एक एमएमसी से, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियो सैक बनता है, इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में म्योसिस के बाद 2 मेगास्पोर जो वो फंक्शनल रह गए, तो 2 मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसे हम कहेंगे बाइस्पोरिक। और अगर 4 के 4 जो मेगास्पोर बने हैं म्योसिस के बाद, अगर वो चारों ही फंक्शनल रह जाते हैं तो उन चारों मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बनता है उसे हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक। और इन तीनों की कंडीशन की मैंने खास बताई थी कि इन तीनों में ही जो न्यूक्लियस रहते हैं वो कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यानी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक वो किसी भी कंडीशन में बन सकते हैं, चाहे वो मोनोस्पोरिक हो, चाहे वो बाइस्पोरिक हो, चाहे वो टेट्रास्पोरिक हो। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ देयर आर 4 सेल्स इन एंथर्स,
एंथर के अंदर कितने सेल है? 4। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलर गेन्स? तो पोलर गेन्स कितने बनेंगे? तो हमें एक बात पता है कि अगर एंथर के अंदर एक पोलर मदर सेल है, एक पीएमसी है, तो उसमें मियोसिस होती है और 1 से 4 पोलर गेन बनते हैं। अगर एक सेल है तो 1 से 4। अब यहाँ पे टोटल सेल कितनी है? 4 सेल है, 4 पीएमसी है अगर हमारे पास, तो 4 से कितना हो जाएगा जी? 4 × 4 दैट इज 16। तो आपके पास टोटल कितने पोलर गेन बन जाएंगे? 16 पोलर गेन्स फॉर्म हो जाएंगे अगर आपके पास 4 सेल्स प्रेजेंट है। चलिए, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंथेसिस इज अ फिनोमेना। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। एंथेसिस क्या एक फिनोमेना है? कौन सा फिनोमेना है? तो इस फिनोमेना के थ्रू क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। इसमें क्या बनते हैं? जो फ्लावर बर्ड होते हैं उनकी ओपनिंग होती है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो फिनोमेना होता है, उसे हम कहते हैं एंथेसिस। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन गेन्स। कह रहा है इस बार आपके पास पोलन गेन्स के नंबर दे दिए हैं और एमएमसी निकालना है। तो आपसे बोला कि इस बार आपके पास 100 पोलन गेन है, तो ये 100 पोलन गेन बनाने के लिए कितने आपके पास पीएमसी रिक्वायर्ड होंगे वो बताना आपको। तो आपको पता है जी, अगर आपको 4 पोलन गेन बनाने हैं, 4 पोलन गेन चाहिए, तो उसके लिए 1 पीएमसी रिक्वायर्ड होती है। अब अगर आपको 100 पोलन गेन चाहिए, 100 पोलन गेन, तो आप देख सकते हैं 4 जो है 100 का कितना टाइम, या जो 4 है या 100 जो इस 4 का कितना टाइम है, आप ये कह सकते हो जी 25 टाइम्स। 100 जो इस 4 का 25 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है इसका भी 25 टाइम्स कर दीजिए आप सीधा सा। तो सीधा आप निकाल सकते 25 पीएमसी। सीधा आंसर आ गया कि आपको कितने सेल चाहिए, ऐसे 25 चाहिए। ठीक है, जो 100 वो क्या है? 4 का 25 टाइम्स है, तो आप इसका भी 25 टाइम्स कर दीजिए। तो यहाँ भी कितना आ जाएंगे? 25 सेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो क्या बनाएंगे आपके पास? जो आपके पास बनाएंगे 100 पोलन ग्रेन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो जी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि जब पोलन गेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, तो स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं? जिटनोगैमी कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल क्वेश्चन थे, और याद रखेंगे जी अभी तक हम इस एक PYQs के ऊपर हमने 3 सीरीज, आपके 3 वीडियोस जो है वो अपडेट कर चुके हैं। तो YouTube पे इन सभी वीडियोस को साथ के साथ सीक्वेंस वाइज देखते रहें। ठीक है, और ऐसे ही अगर वीडियोस आपको पसंद आई तो इन्हें लाइक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, फिर हम लेके आएंगे इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, सेम सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा मैं।